जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे जुपिटर एंड सन के ऊपर। सूर्य आपके कुंडली में बृहस्पति से पहले घर से लेके पूरे 12वें घर में अगर हो तो कैसे परिणाम आता है। वन ऑफ द डिवाइन पावर कहते हैं इस कॉम्बिनेशंस को, जिसके कुंडली में बृहस्पति शनि साथ में बैठते हैं। जिसके भी कुंडली में बृहस्पति एंड सूर्य, शनि कह रहा था मैं, सूर्य, जिसके भी कुंडली में बृहस्पति एंड सन, सूर्य साथ में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को डिवाइन पावर मिलते हैं। ये जो भी व्यक्ति लाइफ में करेंगे, इनको ऊपर वाले हमेशा सपोर्ट करेंगे। कभी भी इसको कोई भी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम से उसको खींच के बाहर निकल लेंगे। इवन दो किसी कुंडली में बृहस्पति सूर्य साथ में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति का अगर कहीं जा रहा हो, कार एक्सीडेंट हो जाए, घर में आग लग जाए, कुछ भी कैलामिटीज हो जाए, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उसका मृत्यु नहीं आएगा, ये व्यक्ति देखना पूरे के पूरे एक्सीडेंट में सारे के सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन ये बच के निकल आएगा उससे। बस इस कॉम्बिनेशंस में जिसके भी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति साथ में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति को ठीक रखना है। बस अपने अपने जुपिटर को ठीक रखना है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा जुपिटर एंड प्लस चंद्रमा, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसको कहते हैं गज केसरी योग। बट बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये फलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसके कुंडली में गज केसरी योग होगा, उस व्यक्ति को जब तक चंद्रमा को यूज नहीं करेंगे तब तक उसको गज केसरी का फल नहीं मिलेंगे। उसको चंद्रमा को धारण करना पड़ेगा, चंद्रमा को यूटिलाइजेशन में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं अलाइनमेंट टेक्निक इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक। तो आज बात करेंगे कि जुपिटर जहां बैठा है, क्योंकि जुपिटर क्यों? क्योंकि जुपिटर इज ए जीव कारक। व्यक्ति खुद आपके कुंडली में जुपिटर के कंडीशन को देखकर आप बता सकते हो आपका लाइफ कैसा जाएगा, आपके लाइफ में क्या क्या घटेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को एनालाइज करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसके बृहस्पति के कंडीशन को देखो, कौन से राशि में बैठा है, कौन से प्लेनेट के साथ बैठा है। उसके साथ किसी के कर्मों को जज करने के लिए उसका कर्म जो है वो कैसा रहेगा, किस तरीके का कर्म करेगा, उसके लिए उसके शनि को देखो, वो शनि कैसे बैठा है, किस तरीके से बैठा है, किसके साथ बैठा है, कहाँ बैठा है, उन सारे फैक्टर को आप कंसिडर करो। तो आज बात करेंगे कि आपके कुंडली में जुपिटर कहीं भी बैठा हो, उसी को ही आप लगन मान लो, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को ही जीव कारक माना गया है। और जुपिटर जहां पे भी बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उसी को ही लगन मान लेते हैं। तो आपके कुंडली में जुपिटर से सूर्य 12 के 12 घर में, सारे जो 12 घर है उनमें बैठने से क्या आपको फल मिलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था, अगर आपके जुपिटर और सूर्य साथ में बैठा हो तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर होते हैं। आपको कभी भी विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, जहाँ पे भी आप रहोगे वहाँ से उसको खींच के लेके आ जाएगा। उसके साथ ये नेटिव को एक पावरफुल एंड असर्टिव पावर दे देते हैं, एक ऑथोरिटेटिव, एक असर्टिव पावर, पावरफुल ऑथोरिटेटिव नेचर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर वो व्यक्ति खुद है, और सूर्य जो ऑथोरिटेटिव का कारक है, राजा है, ईगो का कारक है, उस व्यक्ति के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा दोनों साथ। अब जीव कौन है? वो व्यक्ति। आत्मा कौन है? सूर्य। दोनों साथ में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वो व्यक्ति स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडसेट होते हैं। वो बॉडी, उस व्यक्ति का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग होते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो पतले हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपने ऐसे भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मोटे व्यक्ति भी होते हैं जिसका हेल्थ बहुत मोटा होता है लेकिन स्ट्रांग बहुत होते हैं। ये जुपिटर सूर्य का कमाल है। ऐसे व्यक्ति जो होता है, अनटिल एंड अनलेस इस कॉम्बिनेशन में कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि ना हो या मैलेफिक प्लैनेट का असर ना हो, ये कॉम्बिनेशंस आपको बहुत प्यारा रिजल्ट देते हैं। अब ये जो सारा का सारा जो कॉम्बिनेशंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि जुपिटर से 12वें घर में सूर्य, मतलब 12 के 12 घर में सूर्य हो तो कैसा रिजल्ट देता है। देखिए, जब भी किसी कुंडली को देखा जाता है, 9 के 9 ग्रह को देखकर ही एनालाइज करा जाता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी कॉम्बिनेशंस को देखकर ही हर जगह पे लगा दोगे, नहीं। इसको एज ए एडुकेशन, एज ए नॉलेज पर्पस आप लीजिए, इसको लगाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट मैं कहूँगा कि 100% चीज़ों को
मत लीजिए, क्योंकि जब तक पूरे के पूरे 9 ग्रह को आप एनालाइज नहीं करेंगे कि कैसे बैठा है, किस तरीके से बैठा है, तब तक 100% रिजल्ट तक आप नहीं पहुंचोगे। तो इसको एज ए नॉलेज पर्पस आप लीजिए और लगाइए, आप देखना बहुत ज़्यादा शार्प प्रेडिक्शन आप कर पाओगे। तो ऐसे व्यक्ति का जो फादर होते हैं, नेटिव एंड फादर, बोथ ऑफ देम का जो हैबिट होते हैं और फेस होते हैं, आप सेम देखोगे। अब जुपिटर क्या है? जीव कारक। उसके साथ कौन आया? सूर्य। सूर्य क्या होता है? आत्मा। सूर्य क्या होता है? फादर। सूर्य क्या होता है? फैमिली। तो आप कह सकते हो ये जो जीव है ये फैमिली के साथ बना रहेगा जब तक मैलेफिक वहां पे असर ना आए। ये अपने पिताजी के साथ का रहकर काम करेगा, या पिताजी के प्रोफेशन को आगे लेके जाएगा, उसी फील्ड में ही काम करेगा, पिताजी के जैसे देखने में लगेगा। अगर बृहस्पति चंद्रमा है तो आप कह सकते हो ये व्यक्ति का मदर के साथ जो हैबिट होगा वो पूरा मिलता होगा, मदर के साथ फेस पूरा मिलता होगा। तो जीव कारक के साथ, बृहस्पति के साथ जो भी प्लेनेट का युति होगा, आप कह सकते हो उस व्यक्ति के अंदर वो सारे प्लेनेट का गुणधर्म होगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी बृहस्पति और शनि साथ में आता है, ये आपको धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग बनाता है। तो उसके अंदर जो है ना, शनि क्या है? शनि कर्म है, वो धर्म ये सब पसंद नहीं करता है। तो इसलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि अगर बृहस्पति शनि है, आप कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रेदर देन फोकसिंग इन धर्म। कर्म को ही धर्म मान लो आप। उसके साथ ये जो जुपिटर एंड सूर्य साथ में होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रैक्टिकल होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। अब सूर्य से सेकंड हाउस में, सॉरी, बृहस्पति से सेकंड हाउस में सूर्य, आपके कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठा हो उसके सेकंड हाउस में अगर सूर्य होगा, बृहस्पति से सेकंड हाउस में अगर सूर्य होगा तो कैसा होगा? सबसे पहले सेकंड हाउस क्या होता है? स्पीच का होता है, और सूर्य क्या है? राजा है, ऑथोरिटेटिव है। तो ऐसा व्यक्ति का जो स्पीच होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत पैसा कमाएगा, बट पैसा उतना आएगा और उतना जल्दी हाथ से निकल भी जाएगा। मनी डजंट स्टे बट स्ट्रांग, मतलब मनी उनके हाथों में टिकेगा नहीं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत स्ट्रांग रहेगा पोजीशन। पैसा बहुत कमाएगा लेकिन वैसा उड़ाएगा भी या चला भी जाएगा। मैरिज थोड़ा लेट होते हैं क्योंकि बिगुनंदी नाड़ी में सेकंड हाउस से भी स्पाउस को देखा जाता है, सिर्फ 7th हाउस से नहीं, सेकंड हाउस से भी। बृहस्पति से सेकंड हाउस स्पाउस का घर होता है, ये बिगुनंदी नाड़ी में लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग तो होते हैं, बट पैसा आएगा और उतना जल्दी चला भी जाएगा। अब बृहस्पति से 3rd हाउस में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, अंदर का जो स्ट्रेंथ होता है, विल कहते हैं ना, इच्छा शक्ति बहुत होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेगा आसानी से। आप देखना, चाहे आप लगन से, आपका लगन से 3rd हाउस में शनि मंगल हो या बृहस्पति से 3rd हाउस में शनि मंगल हो, आप देखना ऐसा व्यक्ति जो होता है ना बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना ढीठ होते हैं, मतलब जो ठाना है तो करेंगे, आसानी से हार नहीं मानेगा, जल्द से हार नहीं मानेगा, मतलब सिचुएशन उसको बिगड़ के रख दे लेकिन फिर भी क्या करना, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ऐसे ही सूर्य भी होता है, अगर 3rd हाउस में हो, जुपिटर से 3rd हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति का जो इनर स्ट्रेंथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वेरी गुड कम्युनिकेटर, दे आर द वेरी गुड कम्युनिकेटर। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहते हैं, और वो भी पिलग्रिमेज में, धर्म यात्रा कहते हैं ना, धार्मिक स्थान पे जाना, ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होते हैं। उसके बाद 3rd हाउस से, सॉरी, बृहस्पति से 4th हाउस में अगर सूर्य हो आपकी कुंडली में, जहीं पर भी बृहस्पति बैठा हो वही आपका लगन मान लो। बिगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति को ही लगन मानते हैं जहां बैठा होता है, और उसी से ही 4th हाउस अगर देखना है तो आप देखो ऐसे व्यक्ति का जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक स्टडी अच्छा होता है, लाइफ में हैप्पीनेस होता है, मदर का सुख मिलता है, हाउस बहुत अच्छा उनको मिलता है, घर बहुत अच्छा मिलता है। मदर विल बी बोल्ड एंड स्ट्रांग, क्योंकि इस मदर के घर में सूर्य आ गया ना, तो मदर के अंदर वो क्वालिटी आ गया है। अब देखना आपके कुंडली में जिस भी घर में जो प्लेनेट होगा, वो घर जिस व्यक्ति को, जिस चीज़ों को वो डिनोट करेगा, उसके अंदर वो प्लेनेट का गुणधर्म आ जाएगा जो जहां बैठा है। मतलब बृहस्पति आपका लगन है, बृहस्पति से आप देखो कौन सा प्लेनेट कौन से घर में बैठा है, जिस घर में जो प्लेनेट बैठा है उस घर का जो व्यक्ति होगा, रिलेटेड पर्सन होगा, उस पर्सन के अंदर देखना वो प्लेनेट का आपको एट्रीब्यूट मिलेगा। जैसे बृहस्पति से 4था घर किसका होता है? मदर का होता है,
वहां पे सूर्य बैठा है, तो मदर के अंदर सूर्य का क्वालिटी आ जाएगा। बृहस्पति से नौवां घर किसका होता है? पिताजी का। उसके पर अगर सूर्य रह जाएगा, सूर्य आएगा तो पिताजी के अंदर सूर्य का क्वालिटी आएगा, या शनि रहेगा तो शनि का क्वालिटी आ जाएगा पिताजी के अंदर। उसके बाद भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों का थर्ड हाउस होता है, बड़े भाई बहनों का 11th हाउस होता है। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैंने कहा है, बृहस्पति से थर्ड हाउस में व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनर विल बहुत होते हैं। तो अब थर्ड हाउस जो होता है छोटे भाई बहन, तो अगर उस व्यक्ति का छोटे भाई बहन होगा तो उस छोटे भाई बहन के अंदर ना सूर्य का क्वालिटी आएगा। और अगर उसमें कोई मेलेफिक असर है तो आप कह सकते हो आपके भाई के अंदर, आपके छोटे भाई बहनों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होगा, बहुत ज़्यादा ईगो होगा। तो ऐसे ही मदर जो है, क्योंकि बृहस्पति से फोर्थ हाउस में सूर्य है, तो मदर के अंदर एक बोल्डनेस और एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड या एट्रीब्यूट आप देख पाओगे। उसके बाद मदर विल रूल द हाउस। सूर्य मदर के का हाउस में आ गया। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति का जो मदर है वो घर को रूल करता है, मतलब उसके हिसाब से चलता है। स्पिरिचुअल एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इन होम, क्योंकि घर है ना, और सूर्य जो है एक सात्विक ग्रह होता है और एक स्ट्रॉन्ग नेचर का प्रतीक होता है। तो आप देखोगे ऐसे घर में पॉजिटिविटी बहुत होते हैं, अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए नो मेलेफिक एस्पेक्ट ऑन फोर्थ हाउस ऑफ सूर्य। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है एनर्जी, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ऐसे घर में। अब बृहस्पति से पांचवें घर में अगर सूर्य हो तो ऐसे देखा जाता है, पांचवा घर क्या होता है? चाइल्ड का होता है, बच्चे का होता है, आपके एंटरटेनमेंट का होता है, आपका क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो चाइल्ड बर्थ है थोड़ा डिले होते हैं, बृहस्पति से पांचवें घर में सूर्य हो तो। हैबिट जो है, अब यहाँ पे क्या है, ऐसे व्यक्ति का हैबिट जो है वो कभी भी बुरा हैबिट नहीं लगेंगे। क्यों? अगर ये व्यक्ति चाहेंगे भी ना कोई बुरे काम में जाना या बुरा हैबिट, बुरा आदतें लगना, ये सूर्य पांचवें घर में अगर बैठा है तो ये क्या करे, बार बार पीछे खींच लेके आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को गलत हैबिट उसके ऊपर आने ही नहीं देता है इजीली। ठीक है। चाइल्ड विल हैव ब्राइट फ्यूचर। देखिए चाइल्ड बर्थ थोड़ा डिले होगा बट दे विल हैव ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि सूर्य एक ब्राइट फ्यूचर को दिखाता है। उसके बाद पूर्व जन्म को दिखाता है, फिफ्थ हाउस आपको पता है, तो वहां पे सूर्य है। तो एक चीज क्या होता है, फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण से शाप मिला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण सेवा करना चाहिए, ब्राह्मण सेवा इनको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद सूर्य से छठे घर में अगर, सॉरी, बृहस्पति से छठे घर में अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे आंखों से रिलेटेड बीमारी होता है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन इशू, हड्डियों का प्रॉब्लम। फादर के साथ डिफरेंसेस रहेंगे ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। देखिए 6-8 रिलेशन बिटवीन एनी प्लेनेट, आप उस प्लेनेट के साथ उस प्लेनेट का आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखोगे। मतलब जुपिटर जीव कारक है वो व्यक्ति खुद, जुपिटर से छठे घर में सूर्य आ गया, जुपिटर से आठवें घर में सूर्य आ गया, तो छठा घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु। तो फिर वो प्लेनेट आपके साथ कुछ ना कुछ एक शत्रुता निभाएगा। या आठवें घर में है तो प्रॉब्लम्स है, तो सूर्य प्लेनेट है ना, तो सूर्य प्लेनेट मतलब फादर, तो फादर्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा हमेशा। तो आप जिस भी ग्रह को ले रहे हो उस ग्रह से अगर छठे घर में या आठवें घर में कोई भी प्लेनेट होगा तो वो प्लेनेट प्रॉब्लम देता है उस प्लेनेट को। और भृगुनंदी नाड़ी में एक कॉन्सेप्ट होते हैं, कभी लगा कर देखना आप, किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम जो है वो कौन से प्लेनेट से रिलेटेड है? संतान में प्रॉब्लम हो रहा है, संतान होने में, तो कौन सा प्लेनेट है? हाउस छोड़ दीजिए, हाउस तो फिफ्थ हाउस है, लेकिन कौन सा प्लेनेट जो संतान को जन्म देता है, मतलब किसी का संतान नहीं हो पा रहा है तो बृहस्पति, शादी नहीं हो पा रहा है शुक्र। देखिए एक चीज़ गलत है, ये चीज़ मैं अभी कहता हूँ, मैंने जब कहा कि शादी नहीं हो पा रहा है तो किसको देखोगे? शुक्र बोला मैंने, और हर कोई यही करता है। देखिए सबसे पहला बात, शुक्र इज नॉट द कारका ऑफ मैरिज, याद रखिएगा, शुक्र मैरिज नहीं करवाता। शुक्र जो है इज द कारका ऑफ मैरिड लाइफ। मतलब क्या है डिफरेंस?
शादी आपका होगा, आपको शादी कौन करवाएगा? वो बृहस्पति करवाएगा। शादी हो चुका है, उसके बाद जो विवाह लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो मैरिड लाइफ शादी हो जाने के बाद वो मैरिड लाइफ बृहस्पति क्या करता है? शुक्र के ऊपर हैंड ओवर कर देता है। अब शुक्र का डिपार्टमेंट आ गया है, अब शुक्र के ऊपर है आपके मैरिड लाइफ को चला के लेके जाना आगे तक। सो नाउ इफ वीनस इज गुड, चाहे लड़का की कुंडली में हो चाहे लड़की की कुंडली में हो, देखिए हस्बैंड का कारक लड़की के कुंडली में मंगल है, वाइफ का कारक लड़के के कुंडली में शुक्र है, मैरिज का कारक बृहस्पति, मैरिड लाइफ का कारक शुक्र। ये ध्यान रखिएगा, मैरिज जो करवाता है वो कौन करवाता है? जुपिटर करवाता है। मैरिज हो गया, शादी करवा दिया, मेरा काम खत्म, अब तुम समझो। मतलब बृहस्पति क्या कहता है? मैंने तो मैरिज करवा लिया, अब आप देखो, मैंने आपके ऊपर हैंड ओवर कर दिया। अब मैरिड लाइफ को लेके चलना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो वीनस का ऊपर है। तो अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है तो वीनस नहीं, जुपिटर को पकड़िए, जुपिटर को ठीक कीजिए, जुपिटर मैरिज करवाएगा। इसलिए क्या होता है कि शुक्र के पीछे रेमेडी करवा के जाता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, काम नहीं होता, फिर घूम फिर के आ जाता है कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो हमें जानना पड़ेगा ये सब चीज़, माइन्यूट डिटेल्स। तो जब भी कोई प्लैनेट को आप स्टडी करोगे, जिस प्लैनेट को आप फोकल पॉइंट लोगे, ठीक है, फोकल पॉइंट लोगे, आप देखो बिगुनंदी नाड़ी के हिसाब से कह रहा हूं, उस प्लैनेट से चौथे घर पे, छठे घर पे एंड आठवें घर पे अगर कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट उस प्लैनेट को तकलीफ दे रहा है। मान लेते हैं प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोफेशन का मालिक ग्रह कौन होता है? हीरो ऑफ योर प्रोफेशन इज सैटर्न। तो फोकल पॉइंट कौन है? सैटर्न। आप देखो आपकी कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठा है। सैटर्न से चौथे घर में कोई है क्या? सैटर्न से छठे घर में कोई है क्या? सैटर्न से कोई आठवें घर में है? अगर है तो वो प्लैनेट, उस प्लैनेट से रिलेटेड एट्रीब्यूट, उस प्लैनेट से रिलेटेड व्यक्ति आपको प्रॉब्लम दे रहा है प्रोफेशन में, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर कोई कह रहा है कि मुझे हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो बीमार हो रहा है, कौन हो रहा है? व्यक्ति खुद हो रहा है। वो व्यक्ति मतलब वो जीव कारक। तो देखो जीव कारक को कोई प्रॉब्लम दे रहा है बृहस्पति के चौथे में कोई है प्लेनेट, छठे में कोई है प्लेनेट, आठवें में है कोई प्लेनेट। फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। फाइनेंस का कारक ग्रह कौन होता है? आप यहाँ पे कहेंगे शुक्र। दो बात है, फाइनेंस का कारक शुक्र नहीं है, फाइनेंस का कारक चंद्रमा है। फाइनेंस का कारक चंद्रमा है, शुक्र कारका ऑफ वेल्थ। ठीक है, शुक्र इज द कारका ऑफ वेल्थ। मतलब जो पैसा आपको रोज आने जाने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड कैश। लिक्विड वास्तु में क्या करते हैं? साउथ ईस्ट को वीनस का स्थान तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर इस जगह बिगड़ जाएंगे तो लिक्विड कैश बिगड़ेगा। नहीं, वो लिक्विड कैश का नहीं है। लिक्विड कैश का डायरेक्शन साउथ वेस्ट, बिकॉज साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ चंद्रमा। आपका जो रोज आना जाना जो पैसा लगा रहेगा, लिक्विड कैश फ्लो, उस चंद्रमा के ऊपर है। पैसा आने के बाद जो आप संपत्ति बनाओगे, पैसा आने के बाद जो पैसे को सेव करके रखोगे, जो वेल्थ बनेगा, वो शुक्र है। तो दो चीज है, क्या आपका पैसा रोज का आना जाना ठीक है? अगर ठीक है इसका मतलब पैसा सेव नहीं हो रहा है। तो शुक्र को देखिए, जो पैसा आता है मैं बचा लेता हूं, लेकिन आता ही नहीं है। आ जाता है, कल नहीं आता है, नहीं आता है तो आता है तो नहीं आता है। तो चंद्रमा, तो यहां पे चंद्रमा को फोकस कीजिए। चंद्रमा से देखिए चौथे घर में कौन है, छठे घर में कौन है, आठवें घर में कौन है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देखिए बृहस्पति से छठे घर में सूर्य आ गया, तो अब सूर्य रिलेटेड चीज़ों से प्रॉब्लम मिलेगा इसको। मतलब फादर से अनबन, फैमिली से अनबन, आंखों से प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, बीमारी, क्योंकि छठा घर बीमारी का होता है। ठीक है, सर्वेंट विल, मतलब देखिए आप छठे घर क्या होता है? सर्वेंट का होता है, आपके स्टाफ का होता है। सूर्य आ गया, आपका स्टाफ, जो स्टाफ आपके अंदर काम करेगा, आपके अंडर काम करेगा, आपका नौकर चाकर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तकलीफें आएंगे। आपको जो पालतू जानवर है उनसे डेंजर हो सकता है सूर्य अगर छठे में बैठा हो बृहस्पति से। ओपन एनिमी विल बी देयर, आपका जो एनिमी होगा आंखों के सामने रहेगा, गुप्त शत्रु नहीं, आंखों के सामने। आपको पता है कि ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन
कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शत्रु जो है वो पावरफुल रहेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति से 7वें घर में अगर सूर्य हो तो क्या होता है? 7th हाउस क्या होता है? स्पाउस का घर। अब स्पाउस के घर में सूर्य आया है तो सबसे पहले कह सकते हो कि आपका स्पाउस जो होता है बहुत पावरफुल होगा, ऑथोरिटेटिव नेचर होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, 7th हाउस जो है सिर्फ पार्टनर नहीं, आपके फ्रेंड्स को भी लेते हैं 7th हाउस। आपके साथ जो जॉइंट पार्टनरशिप होते हैं वो भी होते हैं, तो वो सारे व्यक्ति बहुत पावरफुल रहेंगे आपके सामने। जो फ्रेंड होंगे वो थोड़ा एज होंगे उनका। सूर्य है तो सूर्य गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिकल लोगों से आपका दोस्ती हो सकता है। और डे टू डे जो वर्क होता है वो बहुत डिसिप्लिन होंगे ऐसे व्यक्ति का। अब सूर्य बृहस्पति से 8वें घर में अगर सूर्य हो, तो 8वें घर में आके मैंने कहा 4, 6, 8, तो 8वें घर में आके तो प्रॉब्लम देगा। किससे प्रॉब्लम मिलेगा? सूर्य रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। तो पैसा, लॉस ऑफ मनी थ्रू आउट द लाइफ, लॉस ऑफ मनी थ्रू आउट द लाइफ। क्यों? क्योंकि 8वां घर प्रॉब्लम है ना। अब 8वें घर से 2nd हाउस में, बृहस्पति से 2nd हाउस में वो नजर दे रहा है, और 2nd हाउस क्या होता है? फाइनेंस का, तो प्रॉब्लम आएगा वहां पर। अब उसके बाद ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलता जरूर है, बट थ्रू आउट लाइफ ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलता है जरूर। लेकिन बट यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस, सूर्य रिलेटेड थोड़ा पेन, मतलब पिताजी के कारण पेन होना, फैमिली के कारण पेन होना, तो आपको उस चीज़ों से दूरी बना लेना है। सिंपल चीज़ है, जो चीज़ आपको तकलीफ दे रहा है उससे दूरी बना लो। और हम लोग क्या करते हैं, कोई ग्रह खराब कर रहा है, हमें प्रॉब्लम दे रहा है, हम उसका अंगूठी पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। बृहस्पति से 9th हाउस में अगर सूर्य हो तो सम्मान, इज्जत भरपूर मिलता है। गवर्नमेंट से ऐसे व्यक्ति को अवार्ड्स भी मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होता है ऐसे व्यक्ति का, पिलग्रिमेज एरिया, धर्म कर्म के प्लेस में जाएंगे घूमने। पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है, जो हायर एजुकेशन होता है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, वो कहीं दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे स्टेट में या दूसरे स्थान पे जाके करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो 2nd चाइल्ड होता है, 1st चाइल्ड पता नहीं कैसा होगा, चलिए आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रीट करते हो। कभी कभार ये देखा गया 1st चाइल्ड मिसकैरेज भी होता है बहुत सारों का, लेकिन 2nd चाइल्ड जो होता है ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। अब बृहस्पति से 10th हाउस में अगर जुपिटर हो, अब 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस जो है वो फादर को लेते हैं, लेकिन 10th हाउस आपके बॉस भी होंगे। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ नेम एंड फेम। 10th हाउस, बृहस्पति से 10th हाउस में सूर्य हो तो 10th हाउस क्या होता है? नेम एंड फेम का होता है, गवर्नमेंट का होता है, बॉस का होता है, ग्रैंडफादर का भी होता है। आप देखा जाए तो ग्रैंडफादर का नहीं, 10th हाउस में सूर्य है, तो आप देख सकते हो कि ऐसे व्यक्ति का जो थोड़ा नेचर है ना, वो थोड़ा ग्रैंडफादर से मिलता है, या उनके फेस ग्रैंडफादर से मिलेंगे, या उनका कैरेक्टर, उनका नेचर उनके ग्रैंडफादर से मिलता जुलता मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जो पोजीशन होता है बहुत हायर पोजीशन में जाके बैठते हैं। अगर जॉब नहीं भी करता है तो अपने ऐसा कुछ काम करेंगे जो वो अपने कर्मों के द्वारा उनको ऐसे नेम एंड फेम मिलेंगे कि एक हायर पोजीशन में बैठेंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है पैसे से ज़्यादा नेम एंड फेम का भूखा होता है। गवर्नमेंट के स्थान पे भी उनको इज्जत मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, किसी के कुंडली में शनि से 2nd हाउस में अगर सूर्य हो या 12वें घर में सूर्य हो, शनि से आपके कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठा हो, उसके 2nd हाउस में अगर सूर्य या 12वें घर में सूर्य है, तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है, जो जॉब होता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर लगता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में लगेगा 100%। अगर किसी का गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है तो देखेंगे वो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी होगा तो बहुत हाई पोजीशन में बैठा होगा। बट ये देखा गया है कि शनि से 12वें घर में या 2nd हाउस में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलता है।
उसके बाद बृहस्पति से 11वें घर में अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति का फ्रेंड जो होता है बहुत पावरफुल होता है, या बहुत पावरफुल लोगों के साथ फ्रेंडशिप होते हैं। आप देखना ऐसे व्यक्ति का गेन्स प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। इनका जो ब्रदर सिस्टर होंगे, बड़े भाई बहन, वो भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, अनटिल अनलेस देयर इज ए मैलेफिक एस्पेक्ट ऑफ अदर प्लेनेट, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो है पावरफुल लोगों के साथ फ्रेंडशिप होते हैं। अब बृहस्पति से 12th हाउस में अगर सूर्य हो तो पावरफुल सर्वेंट और सीक्रेट एनिमी। अब देखिए, हम 6th हाउस से एनिमी देखते हैं और 12th हाउस से सीक्रेट एनिमी को देखते हैं, तो आपके सीक्रेट एनिमी होंगे और वो बहुत पावरफुल होंगे। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ फादर। क्यों? अपने से 12वां चला गया ना, तो देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ फादर। तो क्योंकि ये अपने से बृहस्पति जीव का रखे, अपने से 12वां चला गया ना, तो देखिए अगर आप कह सकते हो छठे जा और आठा, अगर किसी प्लेनेट से छठे घर में 8वें घर में है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, तो 12वां घर भी तो प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन देखिए 12वां घर उतना प्रॉब्लम नहीं देते हैं जितना 6 और 8 प्रॉब्लम देते हैं। सो देयर विल बी ए डिफरेंसेस, देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक अलगाव रहेगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन 6 और 8 जो प्रॉब्लम देता है वो बहुत ज़्यादा देता है। और इसीलिए मैंने कहा अगर किसी कुंडली से किसी प्लेनेट से 4th हाउस में 6th हाउस में कोई ग्रह होगा तो उस ग्रह को ये हाउस में बैठा प्लेनेट उसको तकलीफ दे रहा है। जैसे कि कोई प्लेनेट आपने देखा है या फिर कुंडली, आपने किसी एक कुंडली बनाया और आपने मान लेते हैं कि आपने किसी एक कुंडली बनाया और उनका मान लेते हैं कि मेष राशि 10 नंबर पे लिखा है और यहाँ पे बृहस्पति बैठा है। अब बृहस्पति यहाँ पे है तो बृहस्पति ये लगन बन गया, तो यहाँ से 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ये जो 3 घर है 4 6 8, इस घर में जो प्लेनेट बैठेगा वो बृहस्पति को तकलीफ देंगे। तो किसी भी ग्रह को अगर आप देख रहे हो, उस ग्रह से चौथे घर पे, छठे घर पे, 8वें घर में जो भी प्लेनेट होगा वो प्लेनेट उसको तकलीफ देते रहेंगे, तो उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। अब इससे मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ रतन कोटियम राजू पद्धति एक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है। ये कोर्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया, कोई सवाल पूछ रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, और उसके पास कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं है, उस समय आप क्या करोगे? उस समय रतन राजू कोटियम पद्धति हम लोग लगाते हैं। ये कोर्स में आप क्या सीखोगे? इसमें आप सीखोगे कि कैसे आरकेपी कुंडली बनाया जाता है और पिन पॉइंट प्रेडिक्शन दिया जाता है, और कार्य सिद्धि का योग कैसे बनते हैं। कोई व्यक्ति कुछ पूछा है, वो कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे देखा जाता है। इसमें एस्ट्रो वास्तु इंक्लूड करा गया है कि कौन से डायरेक्शन में ऐसा क्या चीज़ है जो चीज़ उसको प्रॉब्लम दे सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक को भी शामिल करा गया है। इसमें एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी को भी लाया गया है, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बहुत आराम से आप निकल सकते हो कि इस साल उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ये बहुत प्रोमिनेंट कोर्स है, आप ले सकते हो इसको, और मैं तो कहूँगा इसको जरूर सीखना चाहिए हर किसी को। एवरीवन शुड नो, जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में रतन राजू कोटियम पद्धति को जानना चाहिए, सीखना जरूर चाहिए। तो इस कोर्स को अगर लेना चाहते हो तो उसका कोर्स फीस है 4300। प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है, आपको वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और बीच में लाइव सेशन भी होगा जहाँ पे आपके साथ डिस्कशन होगा। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इसी नंबर पे आप पेमेंट भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप उसका भी कंसल्टेशन ले सकते हो। तो मैं समझा देता हूँ, अगर आपको BTR करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसका जो फीस है 2100। और उसके साथ अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, वो आप मुझे भेजेंगे, उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जहाँ पे ऐसा सवाल नहीं लिया जाता है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ अगर आप मुझे फ़ोन पे बात करना चाहते हो, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप 640 रुपीज़ आप पे कर सकेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप जो भी कंसल्टेशन करना चाहते हो जूम लाइव पर, अगर जूम पर बैठेंगे जहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा आपके साथ, और वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करा जाएगा, उसको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसका फीस है 1200 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ अगर आप घर का वास्तु करवाना चाहते हो
आपके घर में एक वास्तु दोष है। देखिए वास्तु दोष तो हर किसी के घर में रहता है, बट वो वास्तु दोष जो एक्टिव होता है वो उस समय एक्टिव होता है जब किसी भी खराब ग्रह का आपका दशा आएगा अपने नक्षत्र लेवल पर, तब आपको प्रॉब्लम देगा। तो उस चीज़ को ठीक करवाना जरूरी होता है। तो एस्ट्रो वास्तु का अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो उसका भी कर सकते हो, जहाँ पे आपके घर का वास्तु को ठीक करा जाएगा और उसके साथ साथ आपके कुंडली के माध्यम से, ऐसे नहीं, क्योंकि वास्तु हर कोई कर रहा है, सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में कि मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, तो पैसा अच्छा आता है, तो हर कोई करके पैसा कमा ले, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा होता भी नहीं है। विदाउट कुंडली, विदाउट एस्ट्रोलॉजी, बाकी जितने भी साइंस है एस्ट्रोलॉजी छोड़कर, एस्ट्रोलॉजी को अगर इग्नोर करके कोई भी साइंस जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, जैसे कि वास्तु है, चाहे कुछ भी हो, कोई काम का नहीं है। ऑल नॉलेज आर सपोर्टिव नॉलेज, जो एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलकर वो सपोर्ट दे सकता है आपको, बट एस्ट्रोलॉजी सबसे ऊपर है। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने न्यूमरोलॉजी देख देखकर अपने फ़ोन नंबर को चेंज करा और वो अपने कुंडली के हिसाब से फ़ोन नंबर लाया, कुछ भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। मुझे कहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने कोर्स में कहा भी था न्यूमरोलॉजी काम करता भी नहीं है। क्यों नहीं काम करता है? काम करता है, लेकिन वो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब तक कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं होगा कोई भी चीज़, चाहे कुछ भी करते रहो, कुछ भी फलित नहीं होगा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, और मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।